लोकसभा इलेक्शन में हम 543 कैंडिडेट्स को वोट देकर अपना एमपी चुनते हैं और जाहिर सी बात है 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हमने ऐसा ही किया। लेकिन क्या आपको पता है 2019 के लोकसभा इलेक्शन में हमने कितने सारे रेपिस्ट, मर्डरर्स और किडनैपर्स को वोट देकर अपना एमपी चुन लिया है? बात शायद समझ में नहीं आया है, चलिए समझाता हूँ। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में टोटल 543 विनर्स एमपीज़ में से 43% एमपीज़ के ऊपर इसी तरह के क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड था। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि चलो मान लेते हैं कि उनके खिलाफ क्राइम रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन प्रूव कहाँ हुई है? हाँ, ये बात सही है कि उनके खिलाफ क्राइम प्रूव नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन इसके जवाब में मैं कहूँगा कि याद है कुछ दिन पहले निर्भया के रेप केस के मामले में 4 आरोपियों को फांसी दी गई थी और उनके खिलाफ क्राइम प्रूव होने में सालों लग गए थे। अगर उनके खिलाफ क्राइम प्रूव होने से पहले अगर उन चारों को एमएलए या एमपी के कैंडिडेट बना दिया जाता तो क्या आप फिर भी उनको वोट देते? और दूसरी बात, कुछ लोग कहेंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि अपोजिशन का किसी ने नाम खराब करने के लिए केस कर दिया हो। हाँ, मैंने भी पहली बार ऐसे ही सोचा था, लेकिन इन केसेस में मामला ऐसे है नहीं दोस्तों। इन केसेस में जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे पुलिस गई, आई विटनेसेस मिले, केस कोर्ट तक पहुँचा, इस तरह के गंभीर केसेस है ये। तो अब सवाल आता है, आखिर ये पॉलिटिकल पार्टी इन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को सपोर्ट क्यों करती है या टिकट क्यों देती है, और हम ना चाहते हुए भी इन क्रिमिनल कैंडिडेट्स को वोट क्यों देते हैं? तो चलिए जानते हैं इन 2 सवालों के जवाब। पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जाता है। लगभग 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है इंडिया के इलेक्शन में। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने सारे पैसा आखिर आता कहाँ से? चलिए मैं बताता हूँ। इंडिया के इलेक्शन में जब पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट चुनती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि उस कैंडिडेट के पास अपने लिए खर्चा करने के लिए इलेक्शन में उसके पास पैसा है या नहीं है। अगर उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हो या वो अनपढ़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन मुद्दा है उसके पास पैसा है या नहीं है इलेक्शन में खर्चा करने के लिए। और इसीलिए 2019 की लोकसभा इलेक्शन में एडीआर के रिपोर्ट के मुताबिक 543 कैंडिडेट में से 475 कैंडिडेट करोड़पति है। हम ना चाहते हुए भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स को वोट देकर अपना एमपी या एमएलए क्यों चुन लेते हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स चुने हैं, जैसे रिलीजियन, कास्ट, इमोशंस, जुमला और पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर। अब इन पॉइंट्स को मैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रखूंगा और तब आपको समझ में आएगा कि हम ना चाहते हुए भी क्रिमिनल कैंडिडेट्स को क्यों वोट देते हैं। मैंने कहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पढ़ा था। वो बात यह थी कि अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो मेजॉरिटी पीपल के अंदर यह डर बैठा दो कि आपको माइनॉरिटी पीपल से खतरा है और माइनॉरिटी पीपल से बचाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ या सिर्फ मेरा पार्टी है। और 2014 से ही भाजपा वालों ने यही किया है। जब भी इलेक्शन आता है भाजपा वालों को या तो पाकिस्तान की याद आ जाती है या सिर्फ मुगलों की बात याद आ जाती है। यह लोगों को बताता है कि देखिए मुगलों ने हम पर किस तरह से राज किया था और आज अगर आप फिर से मुस्लिमों को वोट देंगे तो यह हम पर फिर से राज करने लग जाएंगे। और मुस्लिमों के खिलाफ बोलना, मुस्लिमों के धर्म के खिलाफ बोलना, हिंदू मुस्लिमों का जो एक सिचुएशन है इंडिया में, यह शायद मुझे आज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और हिंदू मुस्लिमों के बीच में इस टकराव की वजह से हिंदू कैंडिडेट्स को वोट देता है और मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट देता है। उस कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। रिलीजन की तरह कास्ट भी एक अहम भूमिका निभाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोई दलित समाज के एक व्यक्ति अगर एक बिस्किट की पैकेट को छू ले तो अपर कास्ट के लोग उस बिस्किट को नहीं खाते, हालांकि वो बिस्कुट पूरी तरह से पैकेजिंग किया हुआ रहता है। मतलब इस हद तक इंडिया में अभी तक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। और इसीलिए अगर कोई दलित समाज का एक व्यक्ति अगर इलेक्शन में खड़ा होता है और चाहे उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस क्यों ना रजिस्टर्ड हो, फिर भी दलित समाज के लोग उसी कैंडिडेट को ही वोट देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर जीतने के बाद वो कुछ दे पाए या ना पाए, लेकिन कम से कम उनको घृणा की नज़र से नहीं देखेगा। और अगर दलित कैंडिडेट के ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना भी हो, फिर भी अपर कास्ट के लोग उस दलित कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग दलितों को घृणा की नज़र से देखते हैं। वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो ने 2016 में अपने देश में डीमोनेटाइजेशन का फैसला लिया और यह फैसला लेते ही वेनेजुएलन सिटीजन सड़कों पर उतर आए थे इस फैसले के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। वही हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी 2016 में हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन का अनाउंस किया और कहा गया था कि ब्लैक मनी वापस आएंगे और टेररिज्म खत्म हो जाएंगे इससे। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 99% पैसे वापस बैंक में जमा हो गए थे। यानी डीमोनेटाइजेशन टोटली फ्लॉप था और लोगों को खामखा कष्ट उठाना पड़ा था और लाइन में लगना पड़ा था। लेकिन फिर भी इंडिया में इस
फैसले के विरुद्ध में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ था या कुछ खास क्रिटिसिज्म भी नहीं हुआ था। लोग विरोध प्रदर्शन करने के बजाय लोग उल्टा मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि मोदी जी कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं बदलाव की, और 70 साल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें भी कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी जी को शायद पता था कि डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर साबित होने वाला है, इसलिए मोदी जी ने लोगों को एक इमोशनली कनेक्ट कर दिया। मोदी जी ने कहा था कि मुझे पता है मित्रों, आप लोगों को कष्ट हो रही है, लेकिन कुछ दिन और बदलाव के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। ऐसे कुछ बातें की, जुमलेबाजी की और लोगों को इमोशनली कनेक्ट कर दिया, और इसीलिए लोग उल्टा उनको सपोर्ट कर रहे थे। और आपको इंडियंस का इमोशन तो पता ही है। इंडिया की रियलिटी शो में देखेंगे आप, जो कंटेस्टेंट टैलेंटेड होगा वो 4th या 3rd पोजीशन पर होगा, और जिसका पीछे एक इमोशनल स्टोरी होगा वो फिनाले जीत जाएगा। मेरा आखिरी पॉइंट है पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी। आप बहुत सारे स्टेट इलेक्शन में देखेंगे, उस स्टेट की इलेक्शन की बजाय या उस स्टेट गवर्नमेंट की 5 साल की परफॉर्मेंस की बजाय मोदी जी के नाम पर कैंपेनिंग की जाती है। हमने ऐसा बिहार इलेक्शन में भी देखा कि बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के काम से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन मोदी जी के काम से बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमें पता है बिहार इलेक्शन की रिजल्ट क्या है। बहुत सारे रिसर्चर्स के मुताबिक मोदी जी की इमेज एक टेफ्लॉन इमेज बन चुकी है, यानी मोदी जी कोई अगर गलत फैसला भी लेते हैं फिर भी उनकी इमेज को कोई चोट नहीं पहुंचती, और इसीलिए लोग सिर्फ मोदी जी को देखकर ही वोट दे देते हैं। कैंडिडेट कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तक था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।